हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इनएविटेबल इंक्रीज़। इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जिसको कि हम रोक नहीं सकते हैं, वो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये जो इनएविटेबल इंक्रीज़ है, मतलब जो रेट हाइक किया गया है, ये ऐसा होना ही था। करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। द आरबीआई इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। ये जो आरबीआई का इंक्रीज़ करने का जो मतलब सोचना था, ये पहले से ही ओवरड्यू था, मतलब ये पहले करना चाहिए था, अभी जाके कर रहा है। द पेनी हैज़ ड्रॉप्ड। द पेनी हैज़ ड्रॉप एक इडियम है, इसका मतलब होता है लेट से समझ में आना कोई चीज़, मतलब थोड़ा लेट हो गया समझने में, ऐसा कह सकते हैं आप। तो पेनी हैज़ ड्रॉप्ड, अब समझ में आया है इनको। आफ्टर स्टॉप बॉन्डली होल्डिंग ऑफ फ्रॉम एक्टिंग टू टेम इन्फ्लेशन, ये जो जिद्दीपना था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, विच हैज़ स्टीडली इरोडेड कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड डिरेड ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम। इसके कारण क्या हुआ, जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है वो तो कम हुआ ही, साथ में जो मोमेंटम था इकोनॉमिक ग्रोथ का वो भी पटरी से उतर आया है। डिरेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। ठीक है। द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल ऑन वेडनेसडे को ये मीटिंग हुआ था। अनाउंस्ड एन ऑफ साइकिल इंक्रीज इन बेंचमार्क इंटरेस्ट। ऑफ साइकिल का मतलब होता है एक पैटर्न में नहीं, पैटर्न से हट के आप जो भी इंक्रीज़ करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट पे, वो अनाउंस किया गया है वेडनेसडे को। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वोटेड टू रेज द पॉलिसी रेपो रेट बाई 40 बेसिस पॉइंट टू 4.4%। यानी कि रेपो रेट जो है अब 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है 4.4%। तो रेपो रेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है रेपो रेट। रेपो रेट एक टूल है जिससे कि जब आरबीआई बैंक को लोन देती है तो जिस रेट पे देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। राइट। इससे क्या होता है, बैंक अगर ज़्यादा रेट पे लोन ले रही है तो पब्लिक को भी ये ज़्यादा करके देगी। इससे क्या होगा, कंज्यूमर के पास पैसा कम आएगा। ठीक है, स्पेंडिंग कम होगा। तो यही है विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट। ये जो बढ़ाया गया है ये इमीडिएट इफ़ेक्ट से बढ़ा दिया गया है। द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास rationalized that letting inflation remain elevated at current levels for too long risked। ये जो गवर्नर के द्वारा बोला गया, जो इन्फ्लेशन है अगर इसी तरह से इसी करंट लेवल पे रहा कुछ ज़्यादा और दिनों तक तो ये रिस्क रहेगा, इसलिए डी एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को डी एंकर्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी शिप को रोकना होता है तो एंकर डाल देते हैं, फिर चलाना हो तो एंकर को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है डी एंकरिंग। तो जो एक्सपेक्टेशन है उसको लाने के लिए डी एंकरिंग किया गया है एंड कंसिक्वेंटली हर्टिंग ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और साथ में जो इसके साथ जो इम्पैक्ट होगा वो ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट होगा ही, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर भी होगा। While Russia invasion of Ukraine and the subsequent Western sanction on Moscow have roiled the outlook for prices on range of commodities including wheat, edible oil, crude oil and coal। ये जो रसिया का इन्वेजन है यूक्रेन के खिलाफ, इसके कारण क्या हुआ है, वेस्टर्न जितने भी कंट्री हैं वो तो सैंक्शन लगाए हैं मॉस्को पे, जिसके कारण प्राइस जो है ना बहुत बढ़ गया। जैसे वीट का प्राइस बढ़ गया, एडिबल ऑयल का, क्रूड ऑयल का एंड कोल का। Indian household perception and expectation of inflation have running well above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for more than 2 years। और जो इंडियन हाउसहोल्ड का जो सोचना था, मानना था, एक्सपेक्टेशन जो था इन्फ्लेशन को लेकर के, ये ऑलरेडी एक अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड को पार करके चल रहा है, जो कि 2 सालों से ऐसा चल रहा है। अपर टॉलरेंस जो है 6% है, इससे ऊपर ही अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। दैट द आरबीआई हैज़ बीन फोर्स टू एक्ट नाउ। और यही रीज़न है कि आरबीआई को अभी एक्ट करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। आफ्टर इंसिस्टिंग दैट द प्राइस प्रेशर वेयर ट्रांसिटरी इज ए बिलेटेड येट वेलकम एक्नॉलेजमेंट that the economic cost of failing to anchor price stability can potentially be far more detritus to growth than a relative decrease in availability of low cost credit। अब यहाँ पे ये कहा गया है, पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ से हटा करके प्राइस पे फोकस किया गया था। राइट।
तो ये चीज़ जो किया गया था पिछले मीटिंग में, ये वेलकम किया गया और एक्नॉलेज भी किया गया। लेकिन जो जो प्राइस स्टेबिलिटी था ये बहुत दूर था, दूर इन द सेंस ऑलरेडी ख़राब सिचुएशन तो था ही, जिसके कारण ग्रोथ तो ख़राब हुआ ही था। साथ में क्या हुआ था, जो क्रेडिट भी है ना वो बहुत लो कॉस्ट में मिल रहा था। टू साइट मिस्टर दास, अगर हम रेफ़र करें मिस्टर दास की तरफ, सस्टेन हाई इन्फ्लेशन हर्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड कम्पिटिटिव एंड आउटपुट ग्रोथ। मिस्टर दास का ये कहना है, ये जो अगर इस तरह से इन्फ्लेशन रहा तो इससे क्या नुकसान होगा, सेविंग्स को तो हर्ट होगा ही, साथ में इन्वेस्टमेंट को भी होगा, कम्पिटिटिवनेस भी होगा और आउटपुट ग्रोथ में भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। इट हैज़ प्रोनाउंस्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन द पुअर सेगमेंट, और ये भी साथ में अनाउंस किया गया है जो पुअर सेगमेंट्स होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इन एक्सप्लेनिंग इट डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है, टू रेज बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 मंथ्स, और जो बोरोइंग कॉस्ट है यानी कि रेपो रेट, ये जो है 45 मंथ्स के बाद ये डिसीजन लिया गया। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ एक्नॉलेज दैट द ओवर आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन हैज़ डार्केंड कंसिडरेबली सिंस इट मेट लास्ट मंथ। पिछले मंथ में जो भी मीटिंग हुआ था तो एमपीसी के द्वारा ये एक्नॉलेज किया जा रहा है, ये जो ओवरऑल आउटलुक है इन्फ्लेशन का, ये पूरी तरह से मतलब ख़राब कर चुका है। ठीक है, पिछले पिछले मीटिंग से अगर कंपेयर करें तो प्राइसेस आर ऑन टीयर ग्लोबली एंड इन्फ्लेनेटरी प्रेशर्स आर ब्रॉडनिंग वर्ल्ड वाइड। प्राइसेस तो आपको पता ही होगा कितना तेज़ी से सब चीज़ बढ़ रहा है, और साथ में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो वर्ल्ड वाइड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। The IMF last month posited that the war in Ukraine was poised to not only slow global growth in 2022 but would also cause inflation to accelerate by 2.6 percent point to 5.7% in advanced economic this year। तो IMF के द्वारा ये कहा जा रहा है, लास्ट मंथ में ये बोला गया था, ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, इसके कारण जो है ग्लोबल ग्रोथ जो है कम तो हुआ ही है, साथ में इन्फ्लेशन जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ा है, 2.6% टू 5.7%, वो भी पहले ही बढ़ गया। जो उनका इकोनॉमिक ईयर आता है उनसे पहले ही इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड spur a more applicable quickening of 2.8% point in the case of emerging market and developing economies। इसके कारण क्या हुआ है, जो 2.8% पॉइंट का जो है मतलब आप कह सकते हैं इंक्रीज़ हो गया है पूरे वर्ल्ड वाइड पे। विथ सेंट्रल बैंक इन एडवांस्ड इकोनॉमीज लेड बाय द यूएस फेडरल रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक है बड़े बड़े इकोनॉमीज कंट्री, बड़े बड़े कंट्री के जो इकोनॉमीज़ होते हैं वहाँ पे किसके द्वारा चलाया जा रहा है, यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा। उनका भी ये मानना है परसुइंग अ पाथ ऑफ पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, और इनका ये मानना है कि अब पॉलिसी में कुछ नॉर्मलाइजेशन लाना पड़ेगा। विथ प्रोस्पेक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लोज एडिंग प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट एंड कंसिक्वेंटली हाइटनिंग द रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हैव ऑल्सो श्योरली क्लियर्ड द पिच फॉर द आरबीआई। तो बड़े बड़े इकोनॉमीज़ के जो फेडरल रिजर्व हैं उनका ये मानना है कि पॉलिसी में नॉर्मलाइजेशन तो लाना ही पड़ेगा, और जो कैपिटल फ्लोज है उसमें जो वॉलेटिलिटी है उसको भी देखना पड़ेगा, साथ में एक्सचेंज रेट पे भी काम करना पड़ेगा, और जो रिस्क है, जो रिस्क बढ़ रहा है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पे, उस पर तो श्योरली ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके कारण क्या हुआ है, आरबीआई को भी ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, क्वेट द पिच एक ईडियम होता है, क्वेट द पिच, इसका मतलब होता है, मतलब जो प्लान रहता है उससे हट के काम हो जाना किसी भी कारण, अनप्लान्ड आप कह सकते हैं। द फैक्ट दैट नोवेल कोरोना वायरस इज स्टिल लर्किंग एंड इट कुड ट्रिगर ए फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन, और साथ में ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है ये फिर से आने की संभावना है, जिसके कारण फ्रेश इन्फेक्शन आ सकता है, ऐसा चाइना में देखा गया है। एड कंसिडरेबली टू द अनसर्टेनिटी, और ये साथ में अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा मानना है। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैव ऑल्सो राइटली पॉइंटेड टू द इम्पैक्ट, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको अच्छे से
पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, जो भी इम्पैक्ट है इंक्रीज इन डोमेस्टिक पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव हैड ऑन इन्फ्लेशन। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, जो भी प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इन्फ्लेशन पे क्या असर हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कारण, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। द ओनस इज़ नाउ स्क्वायरली ऑन द आरबीआई। जो अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस का मतलब होता है ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा का पूरा वो आरबीआई के पास है और फिजिकल अथॉरिटीज़ के पास है, टू मूव इन लॉक स्टेप एंड टेक एवरी पॉसिबल मेजर इंक्लूडिंग कटिंग फ्यूल टैक्सेस टू कीप इन्फ्लेशन फ्रॉम रनिंग अवे एंड लैंडिंग द इकोनॉमी इन स्टैगफ्लेशन। अब जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आरबीआई का है और फिजिकल अथॉरिटीज़ का है, इनको कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि वो कम से कम फ्यूल टैक्सेस में कट कर सकें, जिससे इन्फ्लेशन जो है ना अपना रनिंग मतलब अपने जगह पे रहे, जिससे कि इकोनॉमी जो है स्टैगफ्लेशन में ना आ जाए। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि इन्फ्लेशन तो हाई होता ही है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है और डिमांड जो है ना मतलब एक नॉर्मल सा हो जाता है, स्टैगनेंट हो जाता है। तो ओवरऑल पैसेज यही था। आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।